हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हिल्टन कियाब होटल, यूक्रेन। उस आदमी के पूछने पर कि मृत्युंजय मरा कि नहीं, रॉबिन आगे कुछ न कर सका। जिसे देखो आदमी रॉबिन को देखते हुए बोला, सब बच गए, कोई नहीं मरा। बहुत बुरी बात है, इतना सॉलिड प्लान होने के बावजूद कोई नहीं मरा तो हरामी के पिल्ले, तुम खुद को आतंकवादी कैसे कह लेते हो? रॉबिन उसकी बात पर जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते और उनके मम्मी और पापा अभी दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर वो आदमी पूरी वाइन के गिलास एक बार में घटक गया और ताली बजाते हुए बोला, वाह वाह, क्या न्यूज़ दी है तुमने, बट व्हाई डिड यू कॉल इट बैड न्यूज़? जिस पर रॉबिन हकलाते हुए बोला, वो आपके दोस्त पार्थ ऑब्राय अब इस दुनिया में नहीं रहे। रॉबिन की बात पर उस आदमी के चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो गई और रॉबिन को घूरने लगा, जिसकी खूनी नज़र को खुद पर महसूस कर रॉबिन कुछ कहने का हुआ, जिस पर वो आदमी वाइन के गिलास को आधा तोड़कर कांच उसके गले पर घोंपने लगा और इसी तरह उसके पूरे गले को काटते हुए उसे जान से मार डाला। रॉबिन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर 2-3 बॉडीगार्ड भागते हुए और रॉबिन की लाश देखकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिस पर वो आदमी अपने मुंह में लगा खून दूसरे हाथ से साफ करते हुए उन बॉडीगार्ड से बोला, टेल मिकी टू टेक हिज प्लेस। इतना कहकर वो आदमी जाकर सोफे पर बैठकर उसे आधा टूटे वाइन के गिलास में वाइन डालकर पीने लगा, जिसे देखते हुए बॉडीगार्ड रॉबिन की लाश को वहां से घसीटते हुए ले गए। जिनके जाने के बाद उसे आदमी ने सर घुमाकर वॉल की तरफ देखा, जहां उस लड़की की एक और तस्वीर थी, जिसे देखते हुए मुस्कुराकर, बीबी तुम्हारा इंतजार नहीं हो रहा है? जिस पर वहाँ पर एक 32 साल का लड़का बिना किसी भाव के आकर खड़ा हो गया और उस आदमी से बोला, मिस्टर ग्रीक, आई एम टॉकिंग रॉबिन्स प्लेस फ्रॉम टुडे। जिसे वह 34 साल का ग्रीक मिकी को देखते हुए बोला, आई ओनली लाइक गुड न्यूज़। ग्रीक की बात सुनकर मिकी अपना सर हिलाते हुए बोला, मिस्टर त्यागी हैज़ डन योर वर्क। मिकी की बात पर ग्रीक चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोला, रियली? जिस पर मिकी ने अपना सर हिला दिया तो ग्रीक ताली बजाते हुए बोला, वाओ, हा, यह बदला अब पूरा होगा, बदला अब सबके मौत का और शारंग की बर्बादी से शुरू होगा मेरा बदला। यह कहते हुए ग्रीक काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, जिसे एक नज़र देखने के बाद मिक्की उसके सामने टैब रखते हुए बोला, शैलेंद्र अवस्थी पागल होने का नाटक कर रहा है। मिक्की के बाद पर ग्रिप टैब को देखने लगा और फोटोज़ को देखते हुए बोला, मार दो। जिसे सुन मिक्की कुछ पल चुप रहकर बोला, इफ़ यू डोंट माइंड, मेरे पास कोई ऐसा है जो आपकी हेल्प कर सकता है। मिक्की के बाद पर ग्रीक उसे देखने लगा, जिस पर मिक्की टैब में एक हैंडसम से लड़के को तस्वीर ग्रीक के सामने रखते हुए बोला, ये हमारी मदद कर सकता है। मिक्की की बात सुन ग्रीक एक नज़र उसे देखने के बाद टैब में देखते हुए बोला, कौन है ये? जिसके जवाब में मिक्की उसे काफ़ी सारी तस्वीर उसमें दिखाते, ये सारे लोग हैं जिनका मृत्युंजय सारंग ने बहुत कुछ बिगाड़ा है। सारी तस्वीरों को देखते हुए ग्रीक कुछ पल चुप रहकर बोला, ये लोग अब तक कहाँ थे? क्या आपको रॉबिन ने इस बारे में नहीं बताया? मुझे ये सब उसके पर्सनल डायरी से मिला है और मैंने लैपटॉप में सर्च किया तो ये सब कुछ ऑलरेडी वहाँ पर स्टोर था। लगता है वो आपसे सब कुछ छुपा रहा था। मिक्की ने ग्रीक को देखते हुए जवाब दिया, जिसे सुन ग्रीक अपने दांत आपस में पीसते हुए बोला, उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगली कुत्तों को खिला दो। कमीना मुझसे गद्दारी करेगा? मिक्की ग्रीक की बात सुन होठों पर तिरछी मुस्कान ले धीरे से बोला, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत्युंजय सारंग ने इतना बर्बाद किया कि वो लोग दोबारा उठने के लायक नहीं। ये कहते हुए मिक्की ने मिताली शाह, सनाया सनवानी और आदा खान की फ़ोटोज़ को ग्रीक के सामने रख दी, जिनकी तस्वीरों को एक नज़र देखने के बाद ग्रीक वॉल पर लगी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मिक्की से बोला, तुम इसे ला सकते हो? ग्रीक की बात सुन मिक्की एक नज़र तस्वीर को देखने के बाद जल्दी टैब में देखने लगा। जब उसके सामने एक पूरी फैमिली फ़ोटोज आई, जिसे देख मिक्की ग्रीक से बोला, मिस महक अवस्थी? ग्रीक मिक्की की बात सुनकर बोला, यश, बचपन से जानता हूँ उसे, वो मृत्युंजय उसके आगे पीछे डोलता रहता था, लेकिन वो सिर्फ मेरी है। ग्रीक की बातें मिक्की के सिर के ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़ा हुआ था। जब ग्रीक मिक्की से बोला, मेरे वार्डरोब में वाइन की बोतल और एक सूटकेस से लेकर आओ। ग्रीक की बात पर मिक्की जल्दी से वार्डरोब के पास चला गया और उसे खोला और जैसे ग्रीक ने कहा था वैसा ही किया, लेकिन एक एनवॉलप नीचे गिर गया, जिसे देखते हुए मिक्की ने उसे एनवॉलप को उठाया तो उसके अंदर से कुछ फोटोग्राफ्स और आईडी कार्ड गिरे, जिन्हें जल्दी संभालते हुए मिक्की की नज़र आइडेंटिटी कार्ड पड़ गई, जो किसी स्कूल का था, जिसमें ग्रीक का फोटो था और लिखा हुआ था आदिश सारंग। जिसे एक नज़र पड़ने के बाद मिक्की जल्दी से अंदर रख दिया और सूटकेस वाइन लेकर वहां पहुंचा। मिक्की में सूटकेस और वाइन की बोतल टेबल पर रख दी, जिस पर ग्रीक ने उसे सूटकेस को खोला, उसमें से 3 ग्लास निकाले, जिन्हें देखने के बाद वो सूटकेस में रखे एक पैसे की गड्डी निकाल मिक्की की तरफ बढ़ाकर बोला, सबको खरीद लो। मिक्की के बाद सुन ग्रीक ने अपना सर हिला दिया और वहां से उन क्लस को देखते हुए चला गया। उसके जाने के बाद ग्रीक उन क्लस को फिर से सूटकेस पर रखते हुए बोला, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक तुम लोगों की मुक्ति तो नहीं दूंगा मैं।
ये कहते हुए गिरीक फिर से वाइन पीने मुंबई इंडिया। रात का वक्त था। ऋतिक का फार्म हाउस। ऋतिक बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप फार्म हाउस आ गया था और आता भी क्यों नहीं। प्रकृति से पहले मुलाकात से लेकर अब तक की उसकी बिताई सारी यादें उस घर में कैद थी। ऋतिक लिविंग हॉल में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके सोफे और बाकी सारी चीज़ जल गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रह गए थे। जब बाहर विक्रम और शोभित की गाड़ी आकर रुकी, वो दोनों सीधा अंदर चले। जिन्हें देखकर ऋतिक सब तरह घूमते हुए बोला, आप लोग यहाँ कैसे? जिसके जवाब में शोभित ऋतिक के पास आकर बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। ऋतिक शोभित की बात सुन गई। क्या? जो कुछ भी हुआ सब मेरे कारण था? जिस पर शोभित ऋतिक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, किसी को दोष देकर कुछ नहीं मिलने वाला, और जो कुछ भी हुआ इसमें किसी की गलती नहीं थी। जिसे सुन ऋतिक शोभित को देखते बोला, मुझे लवन्या को मारना होगा। विक्रम ऋतिक की बात सुनकर बोला, मुझे लगता है कि हमें लुका छुपी खेलना चाहिए, जैसे वो लोग हम लोगों के साथ खेल रहे हैं। ऋतिक विक्रम की बात सुन कुछ पल सोचने के बाद शोभित से, इतनी नफरत कौन है जो शारंग फैमिली से करता है और क्यों? शोभित ऋतिक के बाद सुन कुछ पल सोचने के बाद, जब से होश संभाला है सिर्फ भैरवी खानदान को हमारे लिए षड्यंत्र रचते हुए देखा है, लेकिन विराट और धैर्य ये सब नहीं चाहते। उनके पेरेंट्स भी इन सब में इन्वॉल्व नहीं हैं। ऋतिक शोभित की बात सुनकर व्यंग भरी मुस्कान के साथ, पक्के रंग भले ही धुल जाए लेकिन अपने साथ कुछ दाग छोड़ जाते हैं। जिस पर शोभित कंफ्यूज होते हुए, मतलब? ऋतिक शोभित के कंफ्यूजन से भरे चेहरे को देखकर बोला, मैंने सुना है कि आलोक सारंग का एक बेटा है। मैंने भी 3 साल पहले ये सुना था, लेकिन ये सब तो बीती बातें हैं। ब्रो ने मना कर दिया था इस बारे में कुछ भी पता लगाने से। शोभित ने जवाब दिया, जिसके जवाब पर ऋतिक कुछ कहने लगा। जब शोभित का फ़ोन बजा, उसने खोल कर देखा तो मृत्युंजय उसे कॉल कर रहा, जिसे देख शोभित जल्दी से कॉल अटेंड करते हुए ब्रो, जिस पर दूसरी तरफ से मृत्युंजय ने कहा, ऋतिक के बारे में पता लगाओ। प्रकृति ने कॉल किया था, पता नहीं वो कहाँ है। शोभित मृत्युंजय की बात सुनकर एक नज़र विक्रम और ऋतिक की तरफ देखने के बाद नाराजगी से बोला, अमृत ब्रो, फिक्र करने की नाटक मत कीजिए। ऋतिक बिल्कुल ठीक, और हम उसके फार्म हाउस में है, रख रहा हूँ। इतना कहकर शोभित ने कॉल कट कर दिया, जिसे देखकर ऋतिक बोला, कौन था? अमृत ब्रो, शोभित ने जवाब दिया, जिसे सुन ऋतिक अपने दिमाग के घोड़े चलाते हुए, मुझे इतना तो पता था कि ये आदमी थोड़ा डरपोक है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अपनी गलतफहमी के चक्कर में बॉस को घर से निकाल देगा। लेकिन एक सेकंड, बॉस इतनी आसानी से उसकी बात मान कैसे गए? मुझे ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम ऋतिक के साथ देते हुए अपना सिर हिलाकर, मुझे भी यही लग रहा है, कहीं उनके दिमाग में कुछ प्लानिंग तो नहीं चल रही है ना। शोभित उन दोनों की बात को सुनते हुए जोर से बोला, बस करो, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होता। मुझे अमृत ब्रो पर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो कैसे इस तरीके से ब्रो को घर से निकाल सकते हैं। ऋतिक शोभित की बात सुनकर बोला, कोई बात नहीं, कल तुम्हारा ब्रो और भाभी अपने बच्चे के साथ अस्पताल आने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? शोभित ने पूछा, जिसके जवाब में ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, वैशाली से मिलने जा रहा था, जब मैंने देखा कि उसका पति मार खा रहा था तो बस इसलिए कह रहा हूँ। जिसे सुनकर उन लोगों ने अपना सिर हिला दिया और शोभित ऋतिक से बोला, चलो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। शोभित की बात पर ऋतिक अपना सर हिलाते उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सुबह का वक्त, पंचोली मेंशन, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, बच्चे भी आ गए थे। शिवांश नॉर्मल था, लेकिन अव्यक्त एक्साइट लग रहा था। जब वह मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, डैड, यूएस में हॉस्टल में रहूंगा कि घर में? जिसकी बात सुन सभी को झटका लगा, लेकिन शिवांश और एकांश नॉर्मल थे। लेकिन मृत्युंजय अपनी आंखें सिकुड़ते हुए अव्यक्त से बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? महक मृत्युंजय का साथ देते हुए अव्यक्त के माथे पर हाथ रखा, इसे तो बुखार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जिसे देखा अव्यक्त महक के हाथ को नीचे करते हुए, मॉम, मैं जाऊंगा ब्रो के साथ पढ़ने यूएस है। दीपांजलि अव्यक्त की बात सुनकर दीप की तरफ देखते हुए बोली, पापा, मुझे भी जाना है शिव के साथ पढ़ने। दीपांजलि के बाद दीप अपना सिर हिलाते हुए, हाँ, मैं तुम्हें इस बारे में बताने वाला था कि मैं तुम्हें स्टडी के लिए वहाँ भेज रहा हूँ। दीप की बात सुन खुश होते हुए बोला, मतलब शाला प्याल दीपक का हो गया? दीपक की बात सुनकर अव्यक्त उसे देखने लगा, जिसे देखकर एकांश दीपक को घूरते हुए बोला, नाश्ता करो। एकांश की गुस्से भरी आवाज़ पर दीपक मुंह बनाकर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा, जिसे देख एकांश मृत्युंजय से बोला, डैड, ब्रो बाहर जाएगा पढ़ने, तो उसके लिए कपड़े लेने चले। मृत्युंजय को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया और अव्यक्त से बोला, अभी तुम्हें कपड़े चाहिए? अव्यक्त मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिला तो, हाँ, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। शिवांश उन लोगों की बात सुनते हुए मृत्युंजय से बोला, मुझे भी चाहिए। दीप उन लोगों की बात सुनकर बोला, ओके, मैं तुम सबको शॉपिंग पर ले चलूँगा, जो भी चाहिए खरीद लेना। जिसे सुनकर सारे बच्चे खुद। जब मृत्युंजय का फ़ोन बजने लगा, उसने देखा उसे अमृत कॉल कर रहा था। महक ने हल्का सा गर्दन झुकाकर उसके फ़ोन को झाँका और अमृत के नंबर को देखने के बाद मृत्युंजय को घूरने लगी, जिसकी नज़र को इग्नोर कर मृत्युंजय कॉल अटेंड करके बोला, हेलो। जिस पर दूसरी तरफ अमृत गुस्से से बोला, साले कमीने, तेरे कारण मेरी बीवी कल से मुझसे बात नहीं कर रही है। अमृत की बात सुन मृत्युंजय सीरियस आवाज़ में, हाँ ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें?
मृत्युंजय की अजीब बातों को सुनते हुए अमृत समझ गया कि वो सब लोगों के साथ है, जिसका सीधा पते की बात करते हुए, मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग वैशाली से मिले, हॉस्पिटल आ जाओ। मृत्युंजय अमृत की बात को सुन सब लोगों को एक्सक्यूज में कहकर बालकनी की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख सुधांशु ने महक को इशारों से पूछा तो महक ने आंखें घुमाते हुए उसे बता, जिसे जानकर सुधांशु ने अपना सर हिला दिया। इधर मृत्युंजय अमृत की बात सुनकर, मैं नहीं आ सकता, अगर हमारे प्लान को सक्सेसफुल करना है तो दूर रहना जरूरी है। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर गुस्से से बोला, वो बात नहीं कर रही है मुझसे, कहती है तलाक दे देगी मुझे, मैं उसके पति बनने के लायक नहीं हूँ, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ। मृत्युंजय अमृत की बात सुनकर दांत पीसते हुए बोला, देख अमृत, मैं शिवांश और अभ्यर्थ को बाहर भेज रहा हूँ, इसलिए मैं अभी वहाँ नहीं आ सकती। मृत्युंजय के बाद सुन अमृत हैरान होते हुए, तेरा दिमाग का स्क्रू सच में ढीला हो गया है क्या, इतने छोटे बच्चे को बाहर भेज रहा है। रिद्धम समृति को इस बारे में पता चला तो। मृत्युंजय अमृत की बात पर बोला, मैंने राजीव से बात कर ली है, उसका बेटा भी जा रहा है और समृति को बाद में देखेंगे। अमृत मृत्युंजय की बात सुन बिल्कुल चुप हो गया तो मृत्युंजय अमृत से बोला, अब आगे से हम लोग इस नंबर पर बात नहीं करें, तुझे अगर कॉल करना हुआ तो इमरजेंसी कॉल कर लियो, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे फ़ोन को ट्रैक करके पता लगा ले कि हम दोनों अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं। मृत्युंजय के बाद सुन दूसरी तरफ अमृत धीरे से, तू ठीक है ना, जिसकी बात का मृत्युंजय नहीं कोई जवाब दिया और बोला, वैशाली से मेरी बात करवाओ। मृत्युंजय की बात में अमृत जल्दी से वैशाली बोला, 1 मिनट होल्ड कर। इतना कहकर अमृत वैशाली के वार्ड की तरफ दौड़ते हुए चला गया। इस बीच मृत्युंजय ने देखा एकांश खड़ा उसे देख रहा, जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, मेरा पीछा कर रहे हो। एकांश मृत्युंजय की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाते लो, वो लड़का कैसा है, जिसे सुन मृत्युंजय कंफ्यूज होते लो, कौन लड़का, जिसे मैंने बचाया था, एकांश ने जवाब दिया। जिस पर मृत्युंजय कुछ कहता उसे पहले दूसरी तरफ से वैशाली की आवाज़ है, हेलो। वैशाली की आवाज़ पर मृत्युंजय एकांश को चुप रहने का इशारा कर वैशाली से बोला, हेलो, तुम कैसी हो वैशाली, हमको आपसे बात नहीं करनी, हमको दीदी से बात करनी है, फ़ोन दो दीदी को। दूसरी तरफ से वैशाली ने कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय ने गहरी सांस भरी और वैशाली से बोली, वैशाली, मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन एक फेवर करो, किसी को मत बताना कि हमने फ़ोन पर बात किया है। वैशाली मृत्युंजय की बात पर बोली, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, वादा करो मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। वैशाली के बाद मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ किसी को मत बताना। इतना कहकर मृत्युंजय महक के पास आ गया और उसे फ़ोन देते हुए बोले, वैशाली ने कॉल किया है। जिसे सुन महक ने जल्दी से फ़ोन उसके हाथ से ले लिया और दूसरी तरफ चली गई। जिसे जाता हुआ देखने के बाद सुधांशु मृत्युंजय से बोला, शारंग विला को फिर से रेडी करने का कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी बात के बीच में काट मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, इस बार मैं उसे अपने तरीके से डिजाइन करूंगा, जगह वही, पहचान नहीं। मृत्युंजय के बाद पर सुधांशु ने आगे कुछ नहीं कहा तो दीप बच्चों को लेकर मॉल निकल गए, लेकिन एकांश नहीं गया था। वो मृत्युंजय के साथ उसके कमरे में बैठा चॉकलेट खा रहा था। जब मृत्युंजय एकांश की तरफ देखते हुए, तुमने अभी का माइंड वॉश किया। एकांश मृत्युंजय की बात पर आंखें रोल करते हुए, माइंड वॉशिंग व्हाट, कैन नॉट अंडरस्टैंड डैड। एकांश के साफ झूठ पर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करते हुए, मेरे सामने होशियारी दिखा रहे हो, कल अभी रो रहा था कि उसे कहीं नहीं जाना और अचानक एक ही रात में क्या हो गया, और तुम रात में उसके साथ सो रहे थे तो मेरा सारा शक तुम पर जाता है। मृत्युंजय की बात सुन एकांश उसके सामने, आप नहीं चाहते कि ब्रो जाए। जिस पर मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए, मैं चाहता हूँ कि वो जाए, लेकिन तुमने क्या कहा उससे जो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। एकांश मृत्युंजय के सवाल पर मुस्कुराते उसकी गोद में बैठकर बोला, डैड, ब्रो इज़ वेरी इनकनेक्ट एंड ईजली गेट्स ट्रैपेड इन माई वर्ड्स। मैंने कहा आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो, आप उससे मिलने जाओगे, वहाँ पर स्नोफॉल होता है और वहाँ के टीचर डांटते नहीं, और वो एक्साइटेड हो गया और कहने लगा, मैं भी वहाँ जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ये कहते हुए एकांश ने मृत्युंजय के हाथ को पकड़ लिया। जिसकी बात सुनकर मृत्युंजय एकांश को देखने लगा और कुछ पल चुप रखा, अगर तुम गुड बॉय बनकर रहोगे तब रखूँगा, वरना तुम्हें भी तुम्हारे ब्रो के पास भेज दूँगा। जिसे सुन एकांश मृत्युंजय को घूरने लगा तो मृत्युंजय एकांश से बोला, अभी महक की तरह है। एकांश मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, आई नो, इनकनेक्ट और भोंदू। जिस पर मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले महक अंदर आते हुए मृत्युंजय से बोली, धैर्य और राजीव भैया आए हुए हैं। जिसे सुन मृत्युंजय एकांश को नीचे उतार उसके हाथ से फ़ोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। जिसके जाने के बाद महक एकांश के सामने आकर बोली, अभी से क्या कहा है तुमने। एकांश महक की बात सुनकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, मॉम, डोंट थिंक आई एम स्मार्ट, आई एम एन इनकनेक्ट चाइल्ड।
एकांश की बात पर महक से कुछ कहती उससे पहले ही बिस्तर के पीछे छुपी साध्वी बाहर आते हुए महक से बोली, बुआ। जिसकी आवाज़ सुन एकांश से झट से साध्वी की तरफ, जहाँ साध्वी एकांश को घूरे जा रही, जिसे देख महक साध्वी को अपने पास बुलाते हुए, क्या बात है साध्वी, कुछ सुना क्या तुमने? महक के सवाल पर साध्वी एकांश को देख रहे, जिसे देख एकांश महक से बोला, मामू कहने लगे हैं मैं साध्वी को पढ़ाऊँ, आप जाओ, डिस्टर्ब मत करो। महक एकांश की बात सुना के छुट्टी करते बोले, अच्छा तुम्हें खुद स्कूल जाते हुए 2 दिन हुए हैं, बट मॉम्स यू ब्रो ने मुझे बहुत पहले से सिखाया, डेट्स वाई आई एम इंटेलिजेंट। एकांश ने साध्वी के हाथ को पकड़ते हुए महक को जवाब दिया, जिसे देखकर साध्वी एकांश से हाथ छुड़ाते हुए महक से बोली, बुआ कुछ कहना था। जिसे सुन एकांश साध्वी के हाथ को कसकर पकड़ महक से बोला, मैं इसे ब्रो के कमरे में ले जा रहा हूँ। इतना कहकर एकांश साध्वी को लगभग खींचते हुए अपने हाथ साथ लेकर चला गया। महक कन्फ्यूजन में जाते हुए एकांश को देखने के बाद बिस्तर को क्लीन करने इधर जब एकांश कमरे से बाहर आया, सीधा रिदम से टकरा गया, जिसे देख एकांश आंखें चढ़ाते हुए बोला, ब्रो के बेस्ट फ्रेंड। जिसे सुन रिदम एकांश के सर को थपथपाते बोले, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। जिसके हाथ को अपने सर से हटाते हुए एकांश बोला, आई हैव ओनली 2 एल्डर ब्रदर्स, बाकी सब छोटे हैं। यह सुनकर रिदम का मुंह बन गया, इधर उधर देखते हुए बोला, अभी कहाँ है? जिसे सुन एकांश रिदम से बोला, यू नो व्हाट, तुम उसके साथ अमेरिका जा रहे हो? रिदम एकांश की बात पर अपना सर हिलाते बोला, हाँ स्टडी के लिए, और तुम यहीं रहोगे? एकांश रिदम की बात सुनकर अपना सर हिला दे और बोला, ब्रो शॉपिंग पर गया है, बाकी मुझे नहीं पता। इतना कहकर एकांश साध्वी को लेकर कमरे की तरफ चला गया, जिसके जाने के बाद रिदम महक के पास चला गया। इधर एकांश साध्वी को कमरे में लाकर धमकाते हुए बोला, क्या सुना तुमने? बुआ को भोंदू बोला, अबे भैया के साथ चलबाजी। साध्वी ने एकांश को घूरते हुए कहा, जिसे सुन एकांश साध्वी के चारों ओर घूमते हुए, तुम्हें पता है किसी की जासूसी करने पर उसे कैसे पनिशमेंट मिलता है? साध्वी एकांश की बात सुन घबराहट में उसकी तरफ देखने लगे, जिस पर एकांश साध्वी के सामने आकर खड़ा होते बोले, हाथ काट दिए जाते हैं या फिर गला काट दिया जाता है? मैंने टीवी में देखा है। एकांश की बात सुनकर साध्वी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए अपने गाले पर हाथ रखने लगी, तो एकांश आंखें छोटी करके बोला, तुमने किसी को बताया तो तुम्हें भी यही सज़ा मिलेगी। जिस पर साध्वी जल्दी से अपना सर नहीं में हिला, तो मैं नहीं बताऊंगी किसी को, पक्का, मुझे नहीं चाहिए कोई सजा। जिसे सुन एकांश मुस्कुरा दिया और डार्क चॉकलेट साध्वी की तरफ बढ़ाकर बोला, खाओगी? जिसे साध्वी ने चुपचाप ले लिया, तो एकांश जाकर टेबल पर बैठते हुए, चलो पढ़ाई करते हैं। एकांश की बात पर साध्वी उसके साथ जाकर बैठ कर चॉकलेट खाते उसे खिलाते लिखता हुआ देखने लगी। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।